दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बड़े देश एक दूसरे के सामने पूरी ताकत जता रहे हैं। सबसे बड़ी टकराहट में से एक है रूस और यूक्रेन का संघर्ष, जो अब सिर्फ दो देशों के बीच अमन जंग नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीति पर गहरा असर डाल रहा है। यह संघर्ष शुरू हुआ था एक तरफ रूसी सेना के यूक्रेन में पैठ से और दूसरी तरफ यूक्रेन की दृढ़ता और उसके सहयोगियों के समर्थन से। लेकिन आज इसका दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम इसे समझना चाहें तो सिर्फ एक देश का मामला नहीं, बल्कि दुनिया की नई सुरक्षा व्यवस्था की कहानी है। रूस ने अपने भारी सैन्य बलों के साथ यूक्रेन की सीमा पर फिर से बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात किए। इसका उद्देश्य यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेना बताया गया, लेकिन इसके पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक वजह है। रूस का कहना है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहता है और नाटो के विस्तार को रोकना चाहता है, जो उसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ माना है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने स्पष्ट किया कि वह अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह खड़ा है और किसी भी बाहरी ताकत को अपने इलाके में घुसने नहीं देगा। इस पूरी स्थिति को सिर्फ सीमा विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके असर हर स्तर पर दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करें सैन्य संघर्ष की। रूसी सेना के पास भारी संख्या में टैंक, तोपखाने और लड़ाकू विमान हैं। अकेले टैंक की संख्या ही हजारों में है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भले ही छोटी हो, लेकिन उसने गोरखधंधा रणनीति अपनाई और घरेलू इलाकों में गंभीर मुकाबला करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में हर लड़ाई न सिर्फ जमीन पर होती है, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के सामने लाइव होती है, जिससे प्रतिद्वंद्वियों की रणनीति और गलतियों का भेद खुलकर सामने आता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को देखें तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है। अमेरिका ने हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया सहायता दिया है और यूरोप ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध सिर्फ रूसी अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तेल और गैस की कीमतों में तेजी से उठान इसलिए आया क्योंकि रूस विश्व के बड़े ऊर्जा निर्यातकों में से एक है। जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए तो ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ गई और इससे न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और अफ्रीका के बाजारों में भी उथल-पुथल दिखी। दुनिया भर के निवेशक बाजार इस युद्ध के असर से घबराए हुए हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट, तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, यह सब सीधे सीधे रूस यूक्रेन टकराव की वजह से है। यह स्थिति केवल इस युद्ध को एक सैन्य संघर्ष नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक वैश्विक आर्थिक चुनौती भी बना देती है। इसमें हर बड़ा देश, चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या भारत, अपनी नीति को फिर से परख रहा है ताकि भविष्य के संभावित नतीजों का प्रबंधन कर सके। और अब सबसे बड़ी बात, यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच सीमा विवाद नहीं रहा। अब यह एक वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। रूस चाहता है कि वह पूर्व सोवियत देशों पर अपना प्रभाव जारी रखे और नाटो के विस्तार को रोके, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसी नाटो विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं। यही विचारधारा आज दुनिया के अलग अलग भागों में टकराव पैदा कर रही है। जब एक देश अपनी सुरक्षा को दूसरे देश के विस्तार के खिलाफ मानता है, तो संघर्ष की जड़ और गहरी हो जाती है। यूक्रेन ने टकराव के दौरान न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत किया, बल्कि उसने खुद को वैश्विक समर्थन का केंद्र भी बना दिया। दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन की संप्रभुता और सीमा संरक्षण के लिए बयान जारी किए, जबकि रूस इसे सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार कदम बता रहा है। इस पूरे संघर्ष के बीच में आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां शहरों में बमबारी, विस्थापन और घरों का उजड़ा होना रोजमर्रा की कहानी बन गई है। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं। बच्चों और बुजुर्गों सहित परिवार टूटते दिख रहे हैं। अब तक दुनिया ने देखा है कि इस युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट, खाद्य आपूर्ति संकट और बाजार में अस्थिरता जैसी स्थितियां पैदा हुई है। चावल, गेहूं, खाद और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। ऐसे में देशों को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करनी पड़ी है। रूस यूक्रेन टकराव अब केवल दो देशों का युद्ध नहीं रहा, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। और अगर तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज ही कर लो, क्योंकि ऐसी खबरें जो दुनिया को बदल दें, तुम हर रोज सुना नहीं पाते। आगे के भाग में हम रशिया वर्सेस यूक्रेन का सीधा मुकाबला करेंगे। सेना की ताकत, हवाई क्षमता, मिसाइल शक्ति, ड्रोन तकनीक और कहा कौन कमजोर है।
ताकि तुम समझ सको कि असली ताकत जमीन पर, आसमान में और रणनीति में कहाँ है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, बिना घुमा फिरा कर। अगर कोई यह सोचता है कि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ बयानबाजी और खबरों का खेल है, तो वह पूरी तरह गलत है। यह युद्ध असली हथियारों, असली जानों और असली ताकत की टक्कर है। इस भाग में हम साफ साफ देखेंगे कि रूस और यूक्रेन की सेना में फर्क क्या है, कौन कहाँ मजबूत है, कौन कमजोर है, और यह लड़ाई अब तक क्यों खिंच रही है। सबसे पहले जमीनी सेना यानी आर्मी की बात करते हैं। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सेनाओं में से एक है। रूस के पास लाखों सक्रिय सैनिक है, हजारों टैंक है, जिनमें T-72, T-80 और T-90 जैसे भारी टैंक शामिल है। कागज पर देखें तो रूस की आर्मी यूक्रेन से कई गुना बड़ी है, लेकिन जंग कागज पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाती है। यही रूस की पहली बड़ी कमजोरी सामने आई। इतने बड़े टैंक और भारी गाड़ियां यूक्रेन के शहरों, कीचड़ वाले इलाकों और संकरी सड़कों में फंसती रहीं। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने हल्के हथियारों, एंटी टैंक मिसाइलों और घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाई। छोटे दस्तों में बंटकर हमला करना, ड्रोन से निगरानी करना और अचानक वार करना, यही यूक्रेन की ताकत बनी। अब हवाई ताकत यानी एयरफोर्स की बात करें। यहाँ रूस साफ तौर पर भारी है। रूस के पास Su-30, Su-34, Su-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट है, लंबी दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक है और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास तुलना में कम और पुराने विमान हैं। लेकिन फिर वही बात, संख्या ही सब कुछ नहीं होती। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके रूसी विमानों को नुकसान पहुंचाया। कई बार रूस पूरी तरह एयर सुप्रीमेसी हासिल नहीं कर पाया, जो किसी भी बड़े देश के लिए शर्म की बात मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, तकनीक और रणनीति सही हो तो कमजोर दिखने वाला पक्ष भी ताकतवर को रोक सकता है। अब बात करते हैं मिसाइल और ड्रोन युद्ध की, जो इस संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू है। रूस के पास लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो यूक्रेन के अंदर तक वार कर सकती है। रूस ने कई बार बिजली घरों, ईंधन डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यूक्रेन ने भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया। छोटे छोटे ड्रोन, सस्ते लेकिन घातक, जिन्होंने रूसी टैंकों, जहाजों और ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। यह दिखाता है कि भविष्य की जंग सिर्फ बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि स्मार्ट हथियारों से लड़ी जाएगी। अब नौसेना यानी नेवी पर आते हैं। यहाँ रूस की स्थिति कागज पर मजबूत है, खासकर ब्लैक सी फ्लीट के कारण। लेकिन यूक्रेन के पास बड़ी नौसेना नहीं होने के बावजूद उसने रूसी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। ड्रोन बोट्स और मिसाइल हमलों से रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। यह बात पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे एक छोटी नौसेना ने बड़ी ताकत को चोट पहुंचाई। इससे एक बात साफ हो जाती है, समुद्र में भी अब पुरानी सोच काम नहीं कर रही। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को समझो, क्योंकि यहीं से खेल पलटता है। यूक्रेन अकेला नहीं है। अमेरिका, यूरोप और नाटो देश उसे हथियार, पैसा और जानकारी दे रहे हैं। रूस अकेले लड़ रहा है या गिने चुने साथियों के भरोसे। यही कारण है कि रूस जितना ताकतवर दिखता है, उतना आसान उसके लिए यह युद्ध नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन को यह समर्थन एक ताकत देता है, लेकिन साथ ही उसे बड़े देशों की रणनीति का मोहरा भी बनाता है। यह कड़वा सच है, लेकिन सच है। अब सवाल उठता है, यह युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? वजह साफ है। रूस पीछे हटना अपनी हार मानेगा और यूक्रेन झुकना अपनी आजादी खोने जैसा मानेगा। दोनों के लिए दाव बहुत बड़ा है। इसी वजह से यह संघर्ष लंबा खिंच रहा है और हर दिन नई रणनीति, नए हथियार और नई चालें सामने आ रही है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ बड़ी सेना होना काफी नहीं, सही रणनीति, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी उतना ही जरूरी है। रूस ताकतवर है, लेकिन अजेय नहीं। यूक्रेन कमजोर दिखता है, लेकिन टूटा नहीं है। यही वजह है कि यह युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा।